CH-15 पहले रूबी ने किया प्यार का इजहार। आदित्य का चेहरा उतर गया, उसने रूबी से नजरें फेर लीं और चांद पर टिकटिकी लगाकर बहुत खोई सी आवाज में जवाब दिया, बहुत। मैं किंजल को बहुत पसंद करता था। यह सुनते ही रूबी का दिल डूब सा गया। शायद इस जवाब की उसको उम्मीद नहीं थी। उसने आदित्य को देखा जो एकटक चांद को देख रहा था। रूबी ने चांद की ओर देखा, उसकी आंखें नम हो गई और चांद उसकी नजर में ब्लर हो गया। फिर रूबी ने एक गहरी सांस ली और पलकें 2-3 बार झपकाकर आंसुओं को बहने से रोका। वह समझ गई कि उसको एक्सेप्ट करना ही होगा। वह आदित्य की लाइफ में पहला प्यार नहीं बन सकती, भले ही वह किंजल के साथ हंसी खुशी भी रह रहा होता तो भी मैं उसे इतना ही चाहती, रूबी ने सोचा और फेस पर जबरदस्ती की स्माइल चिपकाई। अभी वह आगे कुछ सोच पाती, आदित्य आगे बोला, पर जब मैंने उसको नमन के साथ पकड़ा तो एक ही बार में उससे इतनी नफरत हो गई कि उसका चेहरा याद आने पर भी मुझे मतली जैसा फील होता है। रूबी उसके मुंह से यह सुनकर पहले तो दंग रह गई। उसके दिल में जैसे तितलियां उड़ने लगीं। फिर उसकी आखिरी लाइन पर गौर किया तो अपनी हंसी नहीं पाई। मतली कहकर वह खूब हंसी। आदित्य उसको अजनबियों जैसे देखने लगा। पर उसके इतना खुश होने के पीछे यही शब्द नहीं था, कुछ और भी वजह थी। आदित्य अपनी बात को समझाते हुए आगे बोला, अगर सच जानने के बाद भी मैं उसे पसंद करता तो शायद मेरे जैसा नीच आदमी और कोई नहीं होता। तो अब आप किंजल को पसंद नहीं करते? रूबी हाथ बांधकर खड़े होते बोली। आदित्य ने फीकी सी स्माइल के साथ न में सिर हिला दिया। रूबी के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। फिर मेरे बारे में क्या ख्याल है? रूबी ने अचानक पूछा। आदित्य यह सुनकर दंग रह गया। वह रूबी को ऐसे घूर रहा था मानो उसे अपने कानों पर यकीन ही न हो रहा हो। क्या कहा आपने? आदित्य ने संकोच से पूछा। रूबी ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, कुछ नहीं। रूबी ने अपने दिल का हाल बयान करने के लिए पहल कर दी थी। आदित्य का यह सुनकर बौखला जाना भी उसको हिंट दे रहा था कि वह भी कुछ न कुछ फीलिंग जरूर रखता है, वरना वह एक झटके में बोल देता कि उसने ऐसा कुछ नहीं सोचा। इसीलिए रूबी ने जानबूझकर बात को शुरू करके वहीं रोक दिया। हालांकि रूबी ने पूछना जारी नहीं रखा, लेकिन अब आदित्य का दिल जोरों से धड़क रहा था। साथ में और थोड़ा समय बिताने के बाद आदित्य के मन में रूबी के लिए बहुत सारे इमोशंस जाग रहे थे, लेकिन अपनी नजरों में वह खुद उसके लायक नहीं समझता था। लेकिन अगर रूबी ने अभी अभी जो कहा उसका मतलब वाकई यही था, तो आदित्य उसके लिए खुद को अच्छा बनाने के लिए सब कुछ जोखिम में डाल सकता है। रूबी के जाने के बाद भी आदित्य का दिल शांत नहीं हो पाया, बल्कि अब और गर्मी बढ़ रही थी जो आदित्य को बेचैन कर रही थी। वह अब छत पर अकेला बैठा था, तारों भरे आसमान को देखते हुए धीरे से बुदबुदा रहा था। क्या वह मुझे चिढ़ा रही थी या सीरियस थी? आदित्य को नहीं पता था, लेकिन उस पल से उसकी फीलिंग्स में जबरदस्त बदलाव आए, जो उस वक्त भी कभी नहीं आते थे जब किंजल शॉर्ट ड्रेस में उसके सामने से गुजरती थी। अगले दिन वालियाज के लंच में सिर्फ एक दिन बचा था, लेकिन आदित्य को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके विचार अब इस बात पर केंद्रित थे कि कैसे अपनी ताकत को और भी मजबूत बनाया जाए। उसी समय आदित्य का फोन अचानक बज उठा। फोन उठाते ही आदित्य ने देखा कि बिमल आहूजा कॉल कर रहे थे। बिमल आहूजा किंजल के पापा थे। उन्होंने हमेशा आदित्य के प्रति दयालुता दिखाई थी और आहूजा परिवार में वे इकलौते थे जिन्होंने आदित्य के साथ अच्छा व्यवहार किया था। इसलिए आदित्य तुरंत फोन उठाया। अंकल, आदित्य की आवाज अनजाने में उदास हो गई थी। बिमल ने मरी सी आवाज में कहा, आदित्य, मैं तुम्हारे लिए पापा से अंकल हो गया। मुझे माफ कर दो बेटा। यह आपकी गलती नहीं है, पर अब पापा कहने के लिए वो रिश्ता नहीं बचा। आदित्य ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया। पूरे आहूजा परिवार में एक आप ही हो जिसने मेरे साथ एक व्यक्ति की तरह व्यवहार किया। लेकिन अब मैं अपने जीवन के लिए आहूजा परिवार पर निर्भर नहीं रहना चाहता, बल्कि मैं किसी पर भी निर्भर नहीं रहना चाहता। आदित्य ने गंभीरता से अपने दिल की बात की। दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। एक पल के बाद बिमल ने उम्मीद जताते हुए पूछा, आदित्य, मैं अभी अभी इंग्लैंड से वापस आया हूं, एंड नाउ आई कम टू नो अ वियर्ड मैटर। फिर गहरी सांस लेकर आगे बोले, क्या तुम मुझसे मिलने वापस आ सकते हो? आदित्य ने कुछ देर सोचा। वह सच में उस घर में कदम नहीं रखना चाहता था, पर बिमल आहूजा ने उसको अपने बच्चे के जैसे ही रखा था, इसलिए वह उनका अपमान करने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसने हताशा भरी सांस ली और फिर कहा, ठीक है, आपकी मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूं, मुझे आपको ठीक से अलविदा कहना चाहिए। फोन रखने के बाद आदित्य उठा और आहूजा मेंशन की ओर चल पड़ा। आहूजा परिवार के सभी लोग हाल में इकट्ठे थे। जब से किंजल को वालिया परिवार से इनविटेशन मिला था, उसका अहंकार और भी बढ़ गया था। आदित्य ने दरवाजा खोला और आहूजा के घर में एंटर हुआ। हॉल में एंटर होते ही उसने देखा बिमल आहूजा सोफे के एक कोने में बहुत ही उदास बैठे हुए थे। भले ही उन्होंने हमेशा की तरह डिजाइनर सूट पहना हुआ था, पर फिर आज उनकी पहले जैसी रेपुटेशन नहीं लग रही थी। तुम यहां क्या कर रहे हो? आदित्य को हाल में आया देखकर आशा फटते हुए बोली। जस्ट गेट लॉस्ट। नमन को गुस्सा दिलाने वाली कोई हरकत मत करो,
वरना। आदित्य को आशा की बात पर हंसी आई, लेकिन वह उसकी बात पूरी होने से पहले ही आदित्य उसको इग्नोर करके बिमल की तरफ बढ़ गया। उसको मैंने बुलाया है, बिमल आदित्य को देखकर खड़े होते हुए बोला। आदित्य ने उनके पाँव छुए। हमेशा की तरह उन्होंने आदित्य को बाहों में लिया। पापा, आपने इस कचरे को फिर से बुला लिया। अब यह मेरा हस्बैंड नहीं रहा तो आपको इससे क्या लेना देना? अब नमन मेरा पति है, आप उसकी रिस्पेक्ट करो। पापा से अपनी बात खत्म करने के बाद किंजल ने आदित्य की ओर इशारा किया और उस नफरत उछालते हुए बोली, निकलो यहां से, अगर नमन ने तुम्हें देख लिया तो मार देगा। आदित्य ने किंजल को कुछ भी जवाब देने की जहमत नहीं उठाई और बिमल से बोला, अंकल, मैं आपको मिलने और मिलकर अलविदा कहने आया हूं। आप भी एक्सेप्ट कीजिए, यह शायद लास्ट टाइम होगा जब मैं आहूजा मेंशन आया हूं। बिमल की आंखें नम हो गई। उसने आदित्य का हाथ कसकर पकड़ लिया और दर्द भरी आवाज में कहा, आदित्य प्लीज मान जाओ, तुम अभी भी यहां रुक सकते हो। CH-16 वेडिंग डेस्टिनेशन। आदित्य ने किंजल को कुछ भी जवाब देने की जहमत नहीं उठाई और बिमल से बोला, अंकल, मैं आपको मिलने और मिलकर अलविदा कहने आया हूं। आप भी एक्सेप्ट कीजिए, यह शायद लास्ट टाइम होगा जब मैं आहूजा मेंशन आया हूं। बिमल की आंखें नम हो गई। उसने आदित्य का हाथ कसकर पकड़ लिया और दर्द भरी आवाज में कहा, आदित्य प्लीज मान जाओ, तुम अभी भी यहां रुक सकते हो। आदित्य आश्चर्य से बिमल को देखने लगा। बिमल ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, भले ही तुम किंजल के पति नहीं रहे पर मैंने तुम्हें हमेशा बेटा समझा है। मेरा बेटा बनकर रुक जाओ। किंजल के तो जैसे तन बदन में गुस्से से आग लग गई। वह बोलना तो बहुत कुछ चाहती थी पर समझ नहीं पा रही थी पहले क्या बोलकर गुस्सा निकाले। बिमल उम्मीद भरी नजरों से आदित्य को देख रहा था। सॉफ्ट हार्टेड होने के बावजूद भी आदित्य ने बिमल की रिक्वेस्ट को सिरे से नकार कर नमे सिर हिला दिया। बिमल ने अपनी आंखें बंद कर ली पर आदित्य का हाथ नहीं छोड़ा। अब किंजल इस सीन पर हंसे बिना नहीं रह पाई। वह बोली, पापा ऐसा लगता है आप कभी रियलिटी से वाकिफ नहीं होना चाहते। बिमल उदास निगाहों से किंजल को देखने लगा। किंजल आगे बोली, ऐसे क्यों देख रहे हैं आप, जैसे कुछ समझे ही नहीं। आपने बिना मेरी इच्छा जाने एक कचरे से मेरी शादी कर दी, यह कहते हुए कि यह आहूजा फैमिली के लिए गुड लक लेकर आएगा। लेकिन 1 साल से यह क्या लाया? घर के काम और खाना बनाने के बिना यह बस बेकार है। पर जब से मैंने इसको डाइवोर्स देकर बाहर फेंक दिया है तब मेरी किस्मत में लक की एंट्री हुई है। यह देखो, कहते हुए किंजल ने वालिया का इनविटेशन कार्ड टेबल पर पटक दिया। यह टॉप बिजनेसमैन अर्जुन वालिया की बड़ी पोती, जिसको इस दुनिया ने देखा भी नहीं, उसके साथ लंच ज्वाइन करने के लिए मुझे और नमन को इनवाइट किया गया है, किंजल ने बहुत ही प्राउडली कहा। आदित्य ने कार्ड को देखा। सचमुच यह वालिया का ही इनविटेशन कार्ड था। जब मेरे पास यह इनविटेशन कार्ड खुद आया है तो मुझे रिच लोगों की सोसाइटी में शामिल होने से कोई नहीं रोक सकता। आदित्य ने थोड़ा मजाकिया टोन में कहा, तुम्हें नहीं लगता कार्ड के बिना भी तुम्हें खुद को एक बार देख लेना चाहिए, तुम असल में क्या हो? किंजल ने गुस्सा होने की बजाय नफरत भरी टोन में जवाब दिया, क्या? कहीं जलन हो रही है लगता। मुझे बकवास के देने से सच बदल नहीं जाएगा। मैं किंजल आहूजा, नमन खुराना की वाइफ, वालिया फैमिली की इनवाइट गेस्ट हूं और तुम हमेशा यूजलेस लूजर ही रहोगे। माइंड योर लैंग्वेज किंजल, बिमल ने आदित्य का हाथ छोड़कर जोर से टेबल पर पटकते हुए कहा। मैंने कुछ गलत तो कहा नहीं है पापा, सच यही है, आप मानो या न मानो। बिमल ने आदित्य का एक हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर अपने सीने से लगाया और बहुत ही प्यार से कहा, आदित्य बेटा, उससे बहस मत ही करो, अभी बच्ची है। बच्ची? बच्ची है वो, आदित्य हंसते हुए बोला। क्योंकि किंजल आदित्य से 2 साल बड़ी थी। उसको किंजल बच्ची नहीं बल्कि कोई घमंडी बेवकूफ औरत लग रही थी। आदित्य तुमको सुनाई नहीं देता, चले जाओ यहां से। हमारे लिए बैड लक मत लेकर आओ, किंजल ने घृणा से कहा। डोंट वरी, मैं खुद भी यहां और 1 मिनट नहीं रुकना चाहता। बिमल ने हताश होते हुए आदित्य को कसकर गले लगाया। उनसे अलग होकर आदित्य ने उनके पांव छुए और बोला, अंकल आपने जब खुद किसी का बुरा नहीं किया तो आपको गुड लक के लिए किसी को अपने घर पनाह देने की जरूरत नहीं। बिमल समझ गया आदित्य अब यहां नहीं रुकेगा। उसने मन मारकर आदित्य के सिर पर हाथ रख दिया। आदित्य बड़े बड़े कदमों से चलता हुआ आहूजा मेंशन से बाहर निकल गया। बिमल उसको जाते हुए देखता रहा। जब वह वहां से चला गया तो बिमल ने किंजल से कहा, तुम्हें इसका पछतावा होगा किंजल। क्या पछतावा होगा? देखो नमन के साथ होने से मैंने वालिया का फेवर जीत लिया है। ऐसा सिर्फ नमन की वाइफ होने पर हुआ। क्या आप या आपका आदित्य ऐसा कर सकता था? किंजल की बात में बहुत ही घमंड था, इसलिए बिमल आगे कुछ नहीं बोल पाया। अगली सुबह सभी बड़े लोगों को वालिया परिवार द्वारा रिसेंटली खरीदे गए आलीशान रेस्टोरेंट में इनवाइट किया गया। यहां तक कि बिजनेस वर्ल्ड में टॉप लिस्ट में बने रहने वाले लोग भी इस लंच में शामिल होने आए। इनविटेशन में अराइवल टाइम सुबह 9 बजे का फिक्स था, लेकिन सभी लोग जल्दी पहुंच गए। आदित्य रोजाना की तरह अपनी पावर फोकसिंग प्रैक्टिस कर रहा था, तभी उसका फोन बजा।
रूबी की कॉल थी उसने रिसीव की। आदित्य आप जल्दी बाहर आइए, एंट्रेंस पर आपका इंतजार कर रही हूं, रूबी ने बहुत ही उत्साह से कहा। आदित्य के कुछ बोलने से पहले ही रूबी ने फोन काट दिया। जल्दी से वह उठा और एंट्रेंस पर पहुंच गया। उसने देखा कि रूबी फुल लेंथ रेड कलर का गाउन पहने हुए कार के पास इंतजार कर रही थी। उसके लंबे खुले बाल हवा के झोंकों से लहरा रहे थे। आज उसने हल्का सा मेकअप भी किया हुआ था। मैचिंग लॉन्ग ईयर रिंग्स उसकी गोरी गर्दन को टच कर रहे थे। होंठों पर रेड लिपस्टिक। आज तो रेड रोज भी रूबी के सामने फीका पड़ रहा था। उसकी आकर्षक लुक ने आदित्य को एक पल के लिए घूरने पर मजबूर कर दिया। आदित्य को अपनी ओर ऐसे देखता पाकर रूबी अंदर ही अंदर फूल की तरह खिल गई। क्या तुम्हारा पेट भर गया है? रूबी ने आंखें घुमाईं और आदित्य के चेहरे के आगे हाथ हिलाते हुए कहा। आदित्य को होश आया, हल्का सा खांसा जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। खुद को निर्मल किया और कहा, मिस रूबी, आप यहां क्यों हो? रूबी मुस्कुराई और बोली, कार में बैठो, हमें कुछ शॉपिंग करनी है। ओह, शॉपिंग? आदित्य और भी उलझन में पड़ गया था। अब रूबी की शॉपिंग में उसका क्या काम? चलो ना, या फिर आप मेरी कोई भी बात एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते? रूबी ने मुस्कुराते हुए कहा। आदित्य मना करना चाहता था, लेकिन रूबी के दबंग स्टाइल ने उसे मना करने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। कार में बैठने के बाद वे दोनों सिटी के एक बड़े शॉपिंग मॉल में गए। इट्स नॉट बैड, यू मस्ट ट्राई इट। रूबी ने मॉल में बहुत इंटेलिजेंसी से कपड़े चुने। आदित्य को तो लगा था रूबी खुद के लिए शॉपिंग करने जा रही, पर यहां तो वो सब कुछ आदित्य के लिए देख रही थी। यह भी अच्छा लग रहा है, ट्राई इट प्लीज। यह भी आपके लिए परफेक्ट लग रहा है। अंत में आदित्य ने एक काला सूट पहना और फिटिंग रूम से बाहर चला गया। शीशे के सामने खड़े होकर आदित्य को विश्वास नहीं हो रहा कि उसने जो व्यक्ति देखा वह खुद था। एक्चुअल में आदमी कपड़ों को नहीं, कपड़े आदमी को बनाते हैं। यू आर लुकिंग सो कूल, रूबी ने चिढ़ाते हुए कहा और एक आंख दबा दी। उसके इस रिएक्शन पर आदित्य कंफ्यूज हो गया कि शर्माए या हंसे। ये सारे कपड़े पैक कर लो। रूबी ने अपना बैंक कार्ड निकाला और स्टाफ को सौंप दिया। कोई जरूरत नहीं, मैं इतने सारे नहीं पहन सकता। आदित्य ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। रूबी ने अपने होठों को मरोड़ा और आंखें घुमाई। मुझे नाराज करने की कसम खाई है क्या? बस पैक कर लो। आदित्य ने चुपके से बिल पर नजर डाली। कपड़ों की कीमत लगभग 3 लाख थी। अमीरों की दुनिया वाकई समझ से परे है, आदित्य ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। अब दोनों फिर से गाड़ी में थे। आदित्य ने रूबी का दिलाया हुआ महंगा सूट पहन रखा था। रूबी की गाड़ी उन रास्तों पर थी जिन पर आदित्य कभी नहीं गया था, जिसकी वजह से वह कुछ नर्वस हो रहा था। उसने रूबी से पूछा, मिस वालिया, आप मुझे कहां लेकर जा रही हैं? रूबी ने उसकी ओर देखा और किलर स्माइल देते हुए बोली, हमारे वेडिंग डेस्टिनेशन पर। CH-17 आदित्य का सामना किंजल और नमन से। अब दोनों फिर से गाड़ी में थे। आदित्य ने रूबी का दिलाया हुआ महंगा सूट पहन रखा था। रूबी की गाड़ी उन रास्तों पर थी जिन पर आदित्य कभी नहीं गया था, जिसकी वजह से वह कुछ नर्वस हो रहा था। उसने रूबी से पूछा, मिस वालिया, आप मुझे कहां लेकर जा रही हैं? रूबी ने उसकी ओर देखा और किलर स्माइल देते हुए बोली, हमारे वेडिंग डेस्टिनेशन पर। आदित्य के मुंह से निकला। उसके लिए रूबी की बात को पचाना इतना मुश्किल हो गया कि आंखें फाड़े रूबी की किलर स्माइल को देखता रहा। रूबी हल्का सा हंसी और बोली, ठीक है, अगर आप वहां जाने के लिए अभी रेडी नहीं तो कहीं और ले जाती हूं। आदित्य भले ही बहुत बार इंसल्टेड हुआ था, पर कभी भी ऐसी सिचुएशन में नहीं फंसा था। कहीं और मतलब? वह मुश्किल से इतना ही पूछ पाया। हनीमून डेस्टिनेशन पर ले चलती हूं। आदित्य को लगा उसका दिल अब सीने से बाहर आकर धड़कने लगेगा और आंखें निकलकर रूबी के पैरों में जा गिरेंगी। उसको लगा जो सांस उसने ली थी वह सीधे उसके पेट में चली गई और अब बाहर निकलना भूल ही गई। उसने थूक गटकना चाहा, पर उसको एहसास हुआ उसका मुंह सूख चुका है। तभी गाड़ी में ब्रेक लगी तो आदित्य मुश्किल से अपने शरीर को सीट पर संभाले पाया। उसकी कंडीशन पर रूबी खिलखिलाकर हंसी। इतना हंसी कि उसका चेहरा उसकी ड्रेस जैसा रेड हो गया। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मुझे आपको इतना परेशान नहीं करना चाहिए था। इतना कहने के बाद रूबी फिर से हंसने लगी। आदित्य को लगा जैसे वह उल्लू हो और दिन के उजाले में उसको कौवे ने घेर लिया हो। अभी तक वह खुद को सिचुएशन के साथ कंफर्टेबल नहीं कर पाया था। रूबी उसके साथ ऐसे इतने ओपन शब्दों में मजाक मस्ती करेगी उसने कभी इमेजिन नहीं किया। अब रूबी शांत हुई। उसने बोतल से ग्लास में पानी डाला और आदित्य की तरफ किया, जिसको आदित्य एक सांस में पी गया। अब उसको अपने दिल की धड़कन का कुछ एहसास हुआ। रूबी ने उसके जूठे ग्लास में पानी डाला और पी गई, पर आदित्य का इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं गया। अब रूबी थोड़ा सीरियस होते हुए बोली, आज मेरी फैमिली ने मुझे दुनिया से इंट्रोड्यूस होने का मौका दिया है और एक लंच ऑर्गेनाइज किया है।
वैसे तो मैं अपनी हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से लाइमलाइट से दूर रहकर सब कुछ हैंडल करती थी, पर अब आपने मुझे ठीक कर दिया है, तो मैं सबके सामने आ सकती हूं, बिजनेस टाइकून्स को डील कर सकती हूं। बाकी सबको तो कार्ड से इनवाइट किया है, लेकिन आपको मैं खुद यहां लाना चाहती थी। आई होप आप मेरे साथ मेरी लंच पार्टी ज्वाइन करोगे। यह कहते हुए रूबी की आंखों में उम्मीद की जो झलक थी, आदित्य उसमें डूब गया और स्माइल के साथ हाँ में सिर हिलाया। उसको याद आया किंजल के पास भी शायद इसी इवेंट का इनविटेशन कार्ड था। जब आदित्य रूबी के साथ गाड़ी से उतरा तो वेल ड्रेस्ड स्टाफ ने उनको रिसीव किया। रूबी के साथ आदित्य को भी स्पेशल ट्रीट किया गया। रूबी ने हमेशा की तरह बिल्कुल शांत रवैया अपनाया। आदित्य के सामने वह काफी चुलबुली बन जाती है। उसके पावरफुल एटीट्यूड और आदित्य के सामने बचपना, दोनों में दिन और रात जैसा फर्क था। जब रूबी के साथ साथ चलता हुआ आलीशान रेस्टोरेंट में एंटर हो रहा था, तब आदित्य खुद पर काबू नहीं कर पाया। आदित्य ने अपने दिल में एक्सेप्ट किया, मैं रूबी से प्यार करने लगा हूं और बहुत जल्द उसको खुद प्रपोज करूंगा। वह पहले कभी ऐसे इवेंट में नहीं गया था, जिसकी वजह से उसको घबराहट होना लाजमी था, पर रूबी की तरफ से अब तक मिली रिस्पेक्ट के कारण और अपनी स्थापित की हुई एनर्जी की वजह से वह बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा था। आदित्य, रूबी ने अचानक कहा। आदित्य रुका और रूबी की ओर देखने लगा। आप याद रखना, कुछ लोग आपको चिढ़ाएंगे, मुझे पूरा यकीन पर आप सबसे ज्यादा काबिल हो, यह बात अपने जहन में रखना। तभी आप सभी से डील कर पाओगे। आदित्य उसकी बात से चौंक सा गया, आखिर वह इस समय यह बात क्यों कर रही। तभी उसकी नजर एंट्रेंस पर हाथ में हाथ डालकर इंटीमेट स्टाइल में चले आ रहे एक बेशर्म कपल नमन और किंजल पर गई। जैसे ही आदित्य ने उनको देखा, उन्होंने भी आदित्य को देख लिया। नमन ने तुरंत थोड़ा सा झुककर किंजल के होंठों पर किस किया और आदित्य की तरफ बढ़ा। किंजल को इस हरकत पर बहुत प्राउड फील हुआ, वहीं आदित्य को मतली जैसा फील हुआ। अगले ही पल आदित्य को लगा एक सॉफ्ट से हाथों के जोड़े ने उसका हाथ थामा। उसने थोड़ा नीचे देखा, रूबी ने उसके हाथ को थामा हुआ था। क्या आप परेशान हो? रूबी ने बहुत प्यार से पूछा। मिस रूबी, थैंक यू सो मच। आदित्य के दिल में रूबी के लिए रिस्पेक्ट बढ़ती जा रही थी। जल्दी ही किंजल और नमन उनके पास आ गए। जब किंजल ने आदित्य का हाथ थामे खड़ी रूबी को देखा तो अंदर ही अंदर जल भुन गई, क्योंकि आदित्य बहुत हैंडसम लग रहा था और साथ में रूबी इतनी खूबसूरत थी जैसे आसमान से उतरी हुई अप्सरा हो। नमन को भी खटास महसूस हुई, इतनी प्यारी लड़की आदित्य के साथ कैसे हो सकती? तुम यहां? अनबिलीवेबल, किंजल ने आदित्य का मजाक उड़ाया। आदित्य ने बहुत ही ठंडे स्वर में कहा, जब तुम आ सकती हो तो मैं क्यों नहीं? किंजल ने पूरी तरह से सेटिस्फाई होकर कहा, आई एम इन्वाइटेड बाय वालिया फैमिली। ऐसा कहकर उसने रूबी को ऐसे देखा जैसे यहां सिर्फ उसकी ही रेपुटेशन सबसे अच्छी हो। रूबी के चेहरे पर खुशी और शांति के भाव बने हुए थे। मिस, आप भी यहां होंगी इसकी उम्मीद नहीं थी। लगता है आपकी फैमिली के पास भी स्ट्रेंथ है। नमन ने रूबी से बातचीत शुरू करने के लिए कहा। इट्स वेरी सिंपल, रूबी ने बिना किसी भाव के जवाब दिया। आदित्य जानता था कि रूबी उसको खुद सही जवाब देगी। 57 खुराना फैमिली को भी वालिया फैमिली की तरफ से इनवाइट किया गया है, तो हमें फ्रेंड्स बन जाना चाहिए, हम कभी भी बिजनेस में साथ आ सकते हैं। नमन ने जैसे अपना दाव खेला और रूबी उसकी इंटेंशन को अच्छे से समझ गई। फ्रेंड बनूं? तुम लायक हो क्या? रूबी नाक भौं सिकोड़ते हुए बोली। मिस, आपको नहीं लगता यह कुछ ज्यादा रिएक्ट किया है आपने? नमन थोड़ी नाराजगी शो करते हुए बोला। मैं इंपॉर्टेंट लोगों को अच्छे से जानती हूं, तुम्हारे बारे में कभी कुछ नहीं सुना। रूबी ने नमन की साफी इंसल्ट कर दी। खुराना फैमिली का नाम है, तभी हमें यहां इनवाइट किया गया है ना? मेरी फ्रेंड होने के नाते आपका भला ही होगा, नुकसान नहीं। मेरी नजर में खुराना फैमिली कुछ भी नहीं। रूबी के मुंह से यह सुनकर नमन का चेहरा एकदम बदसूरत हो गया, पर रूबी ने उसकी कोई परवाह नहीं की। उसने आदित्य को बहुत रिस्पेक्ट से देखा और बोली, आप यहां एंजॉय करो, मुझे बस कुछ ही काम है जो पूरे करने हैं। आदित्य रूबी की सच्चाई से वाकिफ था, उसको पता था रूबी का यहां कितना इंपॉर्टेंट रोल है। उसने कहा, ओके मिस रूबी, आप जाइए। रूबी के जाने के बाद नमन बड़बड़ाया, स्टिंकी बिच, तुम्हें तो मैं बिस्तर में ले ही आऊंगा। फिर उसने आदित्य की तरफ देखा और नाक सिकोड़ते हुए कहा, उस स्टिंकी लेडी से कहो मुझसे दूर रहे वरना मैं माफ नहीं करूंगा। आदित्य नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, नमन खुराना, तुम उससे अभी माफी मांग लो वरना देर हो जाएगी। CH18 नमन की हालत हुई खराब। यह सुनकर नमन और किंजल जोर से हंस पड़े। लूजर, तुमने मुझे वार्निंग देने की हिम्मत की? लगता है विक्रम भाटिया ने तुम्हें कोई अच्छा सबक नहीं सिखाया, नमन ने व्यंग्य किया। जाहिर है नमन आदित्य के कहने का मतलब नहीं समझ पाए। आदित्य ने समझाने की जहमत नहीं उठाई और बस मंद सा मुस्कराया और, नमन खुराना, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इसका बाद में पछतावा नहीं होगा। पछतावा? वो तुम्हें होगा कुत्ते के पिले, नमन ने गुस्से में गाली दी। आदित्य ने उसके साथ और समय बर्बाद नहीं किया और वहां से जाने के लिए मुड़ गया। यहां बहुत सारी डिलीशियस डिशेज थी जो आदित्य ने पहले कभी नहीं देखी थी। हाल के दिनों में आदित्य ने ज्यादातर नूडल्स खाए थे।
इसलिए उसने अपनी इमेज की परवाह नहीं की और दिल खोलकर खाया। हाउ स्टूपिड ही इज डॉट। आदित्य की शक्ल देखकर किंजल की घृणा और भी क्लियर हो गई। वैसे तो वह आदित्य की बदल चुकी पर्सनैलिटी देखकर उससे मुश्किल से ही नजर हटा पा रही थी, मगर वह नमन को लेकर अपने डिसीजन को गलत साबित नहीं करना चाहती थी, इसलिए आदित्य से ज्यादा ही नफरत जता रही थी। इस समय एक आदमी नमन खुराना के पास आया। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि आरव रॉय था, जो सिटी के सबसे अमीर आदमी शिवांश रॉय का बेटा था। नमन खुराना, तुम भी यहां हो? आरव ने आगे बढ़कर नमन खुराना का मुस्कुराते हुए ग्रीट किया। नमन ने आरव रॉय की ओर देखा और कहा, मिस्टर रॉय आप भी यहां हो? आरव ने मजाक में कहा, हाँ, मैं तो बहुत छोटा सा मासूम सा चेहरा लेकर आया हूं। नमन हंसा, मी रॉय मजाक करना बंद करो, आपके पिता सिटी के सबसे अमीर आदमी हैं। आरव ने उसको खुलकर स्माइल दी। मी रॉय, मैंने सुना है कि आप कुछ समय पहले वालिया परिवार के साथ लंच मीटिंग में शामिल हुए थे। यह कैसा एक्सपीरियंस था? हमारे साथ कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन शेयर करो जो अभी तक सिर्फ आपके पास है, नमन ने बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से पूछा। आरव ने कुछ भी नहीं छिपाया और सीधे कहा, यह रियल में कोई सीक्रेट जानकारी नहीं है। वैसे भी जो इस बार लंच मीटिंग करने आई है वह वालिया परिवार की राजकुमारी है। मैंने एक झलक देखी है, पहले उसकी वह अर्जुन वालिया की पोती है जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करता है। आता यह सच में एक लड़की है? मुझे तो लगा था अर्जुन वालिया अभी भी किसी और पर भरोसा नहीं करेंगे, कहते हुए नमन ने भौहें सिकोड़ी। आरव ने सिर हिलाया, कुछ और भी है। लगता है कि मिस वालिया इसी सिटी में किसी एलिजिबल बिजनेसमैन को सपोर्ट करने की प्लानिंग बना रही है। एक एलिजिबल बैचलर? नमन की आंखें चमक उठीं और उसने उत्सुकता से पूछा, कौन है? आरव ने अपना सिर हिलाया, इतना तो मुझे नहीं पता, पर वह उस सिंपल से इनविटेशन कार्ड से लंच में नहीं इनवाइट किया गया जो हम सबको मिला, उसको तो स्पेशल ट्रीट किया गया होगा। किंजल जो उनके बगल में थी, यह सुनकर उसने उत्साह से कहा, क्या वो हम में से कोई हो सकता है? किंजल के याद करवाने से नमन को भी थोड़ी पॉसिबिलिटी महसूस हुई। हाल के वर्षों में खुराना परिवार का बिजनेस सिटी में खूब फल फूल रहा है और इसका क्रेडिट नमन खुराना को जाता है। इसके बिना भी उनको वालिया की तरफ से अचानक इनविटेशन मिला। क्या यह इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वे खुराना परिवार को इंपॉर्टेंस देते हों? और फिर पिछले सालों से इस सिटी में बहुत कम बिजनेसमैन हैं जिन्होंने कोई मुकाम हासिल किया है। अगर यह आरव रॉय नहीं है तो यह बहुत पॉसिबिलिटी थी कि वह खुराना हो। यह सोचकर ही नमन और भी उत्साहित हो गया। हो सकता है कि यह तुम हो? आरव रॉय ने भी मजाक में कहा। अच्छा समय आने पर मुझे मत भूलना। आरव ने नमन के कंधे पर थपथ पाया। नमन का सीना तन गया और वह बोला, डोंट वरी, मैं आपको हेल्प करता रहूंगा। नमन ने ऐसे शो किया जैसे वह इकलौता ही वालिया का वारिस हो। गुड, मेरे अच्छे दिन आखिरकार आ ही गए, कहते हुए किंजल ने अपना मुंह ढक लिया। वह शब्दों में बयां नहीं कर पा रही थी। वह आदित्य की जगह नमन को चुनने वाले अपने फैसले के लिए लगातार शुक्रगुजार होती जा रही थी। अगर वह आदित्य पर निर्भर करती तो उसकी तो जिंदगी ही खत्म हो जाती। सॉफ्ट डॉल, मैं देखूंगा कि तुम अब कैसे परफॉर्म करोगी मेरे बेड पर डॉट। सोचते हुए नमन के दिमाग में रूबी का थोड़ी देर पहले का घमंडी चेहरा उभर आया। उसने यह भी सोचा कि वह कैसे कैसे रूबी के सामने अपनी पावर शो करके उसको अपने कदमों में लाएगा। क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा बहुत उतरा हुआ लग रहा है, आरव ने सहजता से पूछा। नमन ने नाक सिकोड़ी। आरव रॉय के कान के पास झुकते हुए कहा, अभी अभी एक मरियल सी लड़की अपने कुछ अच्छे लुक्स पर घमंड करते हुए मेरे साथ रूखा बिहेव कर रही थी। ओह, आरव ने भौहें उठाई और मजाक में कहा, वह कौन है? मुझे नहीं पता, पर इसकी सजा मैं उसको अपने ही तरीके से देना चाहता हूं। नमन ने नाक सिकोड़ी। आरव शायद ही किसी बात को दिल पर लेता होगा। वह हंसा और बोला, जब वालिया परिवार आपका सपोर्ट कर रहा है फिर क्यों डरते हो? रियली? नमन सेल्फ कॉन्फिडेंट होकर हंसा। वालिया परिवार की तुलना में कोई और कुछ भी नहीं है, नमन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। जब दोनों बात कर रहे थे, नमन की नजर अचानक दूर चली गई। उसने देखा कि रूबी आदित्य के बगल में ही खड़ी थी। उसे यह तो नहीं पता था कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। नमन ने अपनी आंखों में एक दुष्ट चमक के साथ रूबी की पीठ की ओर देखा। मी रॉय, मैं जिस लड़की के बारे में बात कर रहा था वह वही है। नमन ने रूबी की ओर इशारा किया। यह सुनकर आरव भी उसकी ओर देखने लगा। लेकिन जब रूबी थोड़ा मुड़ी तो आरव को उसका चेहरा थोड़ा साफ दिखा। उसके एक्सप्रेशंस चेंज हो गए। आर यू श्योर कि यह वही है? कहते हुए आरव का चेहरा बिल्कुल फीका दिख रहा था। उसके माथे पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें भी थी। हम यही है। नमन बिल्कुल बेपरवाह दिखा और मजाक में कहा, मी रॉय, अब यह मत कहना कि तुम भी उसमें दिलचस्पी रखते हो। वह सिर्फ और सिर्फ मेरे बिस्तर पर ही आएगी और बहुत जल्द आएगी। मुझे बहुत दिलचस्पी है उसमें, पर मैं इस बात को बयां करने के काबिल भी नहीं हूं क्यों वह वालिया परिवार की ही राजकुमारी मिस वालिया है, मिस रूबी वालिया।
अगर तुम मरना चाहते हो तो खुद मर जाओ, मुझे इसमें मत घसीटो, आरव बहुत गुस्से में बोला। आरव का चेहरा डर से पीला पड़ गया, उसे नहीं पता था कि यह डर की वजह से था या गुस्से की वजह से, और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। नमन तो और भी हैरान रह गया था, उसके चेहरे पर कुछ घबराहट के भाव उभर आए। मिरॉय, मजाक करना बंद करो, वह रूबी वालिया कैसे हो सकती है? नमन ने अपने चेहरे से पसीना पोंछा और जोर देकर कहा, हाँ, आदित्य वालिया परिवार की बेटी को कैसे जान सकता है? किंजल ने उलझन में पूछा। आरव ने आदित्य की तरफ देखा, फिर ठंडे अंदाज में उनकी तरफ देखा और कहा, वो आदित्य जो उसके पास ही खड़ा है। मैंने अभी अभी देखा कि सिटी के रिप्यूटेड लोगों ने उसे वाइन पिलाई और बैटल जोन के कमांडर ने उसके साथ खुशी से मजाक किया। तो आपको वो आदित्य क्या लगता है? यह सुनते ही नमन का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। वाइन के गिलास को पकड़े हुआ उसका हाथ भी थोड़ा कांपने लगा। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, किंजल ने अपने दांत भींचे और कहा। आदित्य एक बेकार का हारा हुआ व्यक्ति है, वह वालिया परिवार की बेटी को कैसे जान सकता है? आरव ने सलाह देने वाली टोन में कहा, मुझे नहीं पता कि वे कैसे मिले, लेकिन मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम अपनी सुख शांति के लिए प्रार्थना करना शुरू करो। इतना कहते हुए वह जाने के लिए मुड़ा। उसी समय नमन ने आरव की कलाई पकड़ ली। उसने पागलों की तरह कहा, आरव, मिरॉय, प्लीज हेल्प मी, प्लीज, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। आरव ठंडे स्वर में हंसा, तुम्हारी मदद? मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? और मैं उनसे दुश्मनी क्यों मोल लूं? सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।